हेलो बच्चों, आपका स्वागत है इस नए लेक्चर में जिसका नाम है क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, तो अब हम आज इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रेजोनेंस एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा। जरूर उसको देख लेना, तभी इस वीडियो पे आना, वरना मत आना। हाँ, अगर पहले से रेजोनेंस एनर्जी आती है, कॉन्सेप्ट्स आते हैं उसके, तो ही फिर आप इस वीडियो पे आना। ठीक है, और इसको आगे कंटिन्यू करना। तो देखो, यहां तक पहुंच चुके हैं, रेजोनेंस के पार्ट ढेर सारे हम बना चुके हैं, और मैं रिकमेंड करूंगा आप सारे वीडियो लेक्चर्स मेरे देख लो। अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है रेजोनेंस क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है पार्ट, बाद में इनऑर्गेनिक और फिजिकल जरूर आएगा। ठीक है, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ रेजोनेंस एनर्जी पे ऊपर जो कंपटीशन में भी आया हुआ क्वेश्चन है और जो कॉमनली आज डाउट्स है बहुत, क्योंकि कंफ्यूजिंग टॉपिक बच्चों को लगता है, ये उनसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे होते हैं, तो उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे कॉन्सेप्ट समझते हुए, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल लेते हैं AIPMT 2006 का। नीट जेई में इसके सवाल आ सकते हैं, जिसमें से यह कई बार आ भी चुका है, और यहां पे हम नीट का ही जो पुराना वर्जन है AIPMT 2006 उसको देख रहे हैं। ये जो है, एक मिनट, ये आपका यहां पे मैंने गलती से लिख दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को पढ़ते हैं। The enthalpy of hydrogenation of cyclohexene is this. If resonance energy of benzene is this, its enthalpy of hydrogenation would be. और ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, आंसर है इसका डी, वो हम बाद में बात करेंगे कैसे। देखो, पहले तो इस सवाल को समझो कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन दिया हुआ है। तो देखो, आपको मैंने लास्ट लेक्चर बताया था रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन या कोई भी हीट एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ व्हाट, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड। तो यहां H एक्सपेरिमेंटल माइनस H कैलकुलेटेड था, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया हुआ है। तो जो सवाल में दिया हुआ है, पहले तो डिकोड कैसे करेंगे वो समझो। जो सवाल में दिया हुआ है ऑलरेडी उन्होंने बोला ये है वैल्यू, मतलब वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला हुआ है। और इस सवाल में जैसे इन्होंने पूछा वुड बी, मतलब वो क्या हो सकती है थ्योरेटिकली, या कैलकुलेट करके आपको क्या लगता है क्या आनी चाहिए, वो हो जाएगी कैलकुलेटेड। तो एक बात तो पक्की है कि इस सवाल में इन्होंने कुछ कैलकुलेटेड आपसे पूछ रखा है, क्या होगा, है ना। इस सवाल को डिकोड करें तो आप इस वीडियो को रोक के सवाल जरूर कॉपी कर लेना। ठीक है, इफ द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन इज दिस, किसकी, साइक्लोहेक्सिन की। चलो ठीक है, एक बात याद रखना, इस फॉर्मूले में एक बात बता दो, जो आप इस रेजोनेंस एनर्जी जिस मॉलिक्यूल की यहां रखोगे उसी का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और उसी का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन यहां पे भी आना चाहिए। ठीक है, जिस मॉलिक्यूल, ये नहीं कि यहां पे आपने बेंजीन का रखा तो यहां साइक्लोहेक्सिन का रख दिया, यहां कुछ और रख दिया, नहीं। यहां बेंजीन रख रहे हो तो यहां पे भी बेंजीन का ही होगा, यहां पे भी बेंजीन का होगा। ठीक है, तो चलो, द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सिन। अब साइक्लोहेक्सिन क्या होता है बच्चों, ये साइक्लोहेक्सिन होता है, और इसको हाइड्रोजनेट कराते हो तो जो एनर्जी निकलती है उसको एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं। वो इन्होंने साफ साफ किलो जूल पर मोल में -119.5 दे रखी है। अब ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, नो डाउट, बट ये किसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये साइक्लोहेक्सिन की है। पर सवाल में इन्होंने जो डेटा दिया हुआ है वो रेजोनेंस एनर्जी जो दी हुई है या जो कैलकुलेटेड पूछा गया है, ये बेंजीन का पूछा गया है। तो यहां पे ये बेंजीन का है हमारे सवाल में, तो ऑब्वियसली ये भी बेंजीन का होगा, ये भी बेंजीन का होगा। बट डेटा जो हमें दिया हुआ है, ये जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो इन्होंने एज अ फैक्ट बताई है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा से हम एक्सपेरिमेंटली बेंजीन का क्या होगा वो देख लेते हैं। तो बेंजीन को अगर हम हाइड्रोजनेट कराएंगे तो ऑब्वियसली यहां 3 मोल हाइड्रोजन निकलेंगे, लगेंगे। तो सॉरी, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने गलती से यहां डबल बॉन्ड लिख दिया था। हाइड्रोजनेट करेंगे तो यहां का डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, बेंजीन को जब आप हाइड्रोजनेट करोगे तो 3 बॉन्ड यहां पे जो है, तीनों पाई बॉन्ड टूट के ये साइक्लोहेक्सेन बन गया। और इसके लिए क्या होनी चाहिए फिर, अगर 1 मोल लगा इसको हाइड्रोजनेट करके साइक्लोहेक्सेन बनाने में, तो इसके लिए 3 मोल लगा, तो यहां पे भी इंटू 3 मोल ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे -358.5 आ जाएगा। ठीक है, किलो जूल पर मोल। तो आपको अब ये समझ में आ चुका है कि बेंजीन की हाइड्रोजनेशन जो हम करेंगे तो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या होगी, -358.5 किलो जूल पर मोल। आपसे पूछा क्या गया है, कैलकुलेटेड। क्या रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन दी है, हाँ बिल्कुल।
रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन इज गिवन एज -150.4। क्या सवाल सॉल्व हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है, कुछ नहीं बचा आप सवाल में। क्यों? क्योंकि आपको कैलकुलेटेड निकालना था, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं एच कैलकुलेटेड विल बी, ये इधर जाएगा तो एच एक्सपेरिमेंटल माइनस रेजोनेंस एनर्जी है ना, एच एक्सपेरिमेंटल माइनस रेजोनेंस, एच एक्सपेरिमेंटल कितना है? -358.5 एंड माइनस रेजोनेंस एनर्जी दैट इज -150.4। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा -208.1, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। तो ये था एक बहुत ही मामूली सा 2006 AIPMD का क्वेश्चन, रेजोनेंस एनर्जी पे बेस्ड, बट अच्छा था। क्यों अच्छा था? कॉन्सेप्ट इसमें आपको एक पता चला कि यहां पे जो डेटा रखना है किस तरह से रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि रेजोनेंस एनर्जी का है। क्या कहता है ये सवाल? आप एक बार रोक के लिख लो, है ना, वीडियो पॉज करके लिख लो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार उसको अपने नोटबुक में देखो। क्या कहता है? स्टैंडर्ड मोलर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एंड बेंजीन एट 25 डिग्री सेल्सियस आर -156 एंड +49 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। The standard enthalpy of hydrogenation of cyclohexene at 25 degree C is -119 kilojoule per mole. Estimate using this data you have to estimate the resonance energy of benzene. आपको रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन निकालना है। मतलब यहां पे अगर हम रेजोनेंस एनर्जी हमें किस ये निकालना है, हमें ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है, ये फॉर्मूला हमने पिछले सवाल में भी यूज किया था, फिर से यूज कर रहे हैं। वैसे तो थर्मोडायनेमिक के हेस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप हेस लॉ आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ट्राई करना समझने के लिए। रेजोनेंस एनर्जी जो है ये बेंजीन, आपको किसका निकालना है? यहाँ पे बेंजीन का निकालना है। तो मैंने आपको पिछले वाले सवाल में क्या बताया कि अगर यहां बेंजीन का डेटा रखोगे तो यहां भी बेंजीन का रखोगे और यहां भी बेंजीन का ही डेटा रखोगे। ठीक है, आपको ये इंफॉर्मेशन दी हुई है, हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया है साइक्लोहेक्सीन का, तो ये साइक्लोहेक्सीन है, ये हमारा साइक्लोहेक्सीन, उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन ये होती है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल ऑफ कंपाउंड बनता है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स। तो ये -156 दिया हुआ है इन्होंने, है ना, R -156, एंड इसकी बेंजीन की स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन कितनी है? +49। यानी कि ये इक्वेशन देखो, बेंजीन बन रहा है C6H6 और इसका भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है, 1 मोल बनना चाहिए, इसलिए हमने इनको ऐसे बैलेंस किया। तो ये हमारा हो गया हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन के हिसाब से जो इक्वेशन होनी चाहिए। अब आपको चलो एक बात तो कह दी, दूसरी बात क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सीन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस। तो ये जो डेटा दिया ये साइक्लोहेक्सीन, मतलब ये साइक्लोहेक्सीन का हाइड्रोजनेशन जब कर रहे हो तो बोल रहे हैं कि उसके लिए जो एंथैल्पी है वो एक्सपेरिमेंटली पाई गई, याद रखना एक्सपेरिमेंटली पाई गई है, इन्होंने बोला है -119 है। तो ऑब्वियस है कि बेंजीन के लिए फिर क्या हो जाएगी? अगर साइक्लोहेक्सीन मतलब एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करना है तो 3 बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितना लगेगा? इंटू 3 कर देंगे तो -357 हो जाएगी। मतलब ये इनको मल्टीप्लाई करोगे तो -357 इतना रिक्वायर्ड इसके लिए हो जाएगा। ये आ गई आपके, ये जो यानी कि वैल्यू आई है, ये आपकी H एक्सपेरिमेंटल आ चुकी है, जो कि बेंजीन की, ये बेंजीन है तो बेंजीन की H एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ गई। तो एक इस वाले डेटा से हमने, इस डेटा का काम खत्म हो गया, इस डेटा का काम खत्म। अब ऊपर वाले डेटा पे वापस आते हैं। अगर ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू तो कुछ आपको हेस लॉ से जो निकालोगे वो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी थ्योरेटिकल। यहां हेस लॉ लगा के हम क्या करेंगे? यही इक्वेशन को लाएंगे, बट हेस लॉ से लाएंगे। देखते हैं आती है क्या। तो हेस लॉ में क्या करते थे? अब इन दोनों इक्वेशन में देखो कि क्या किया जाए कि C6H6 यहां पे लेफ्ट साइड में तो इधर भी लेफ्ट में आ जाए, तो हम इस सेकंड इक्वेशन को फ्लिप कर देते हैं। तो फ्लिप करेंगे तो क्या होगा देख लो एक बार। तो क्या फ्लिप करने जा रहे हैं? तो यहां पे आ जाएगा C6H6 आ जाएगा, विल गिव 6 कार्बन प्लस 6 हाइड्रोजन, सॉरी 3 हाइड्रोजन, और ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये मैंने इक्वेशन को फ्लिप करके किया, ठीक है। तो आपका ये तो आपने समझ लिया क्या हो रहा है। अब इनको ऐड कर देंगे, ऐड करते हैं, देखते क्या मिलता है। ऐड करेंगे तो ये 6 कार्बन ऑपोजिट साइड में कट जाएंगे, 3 हाइड्रोजन और इधर 6, तो ये जब इधर जाएगा तो इधर ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा जब ये एरो के इस तरफ जाएगा। और ये तो ऐसे C6H6 तो ऐसे लिख देंगे। और यहां पे क्या बन रहा है?
C6H12, ठीक है, क्योंकि ये 3H2 इधर जा चुका है तो अब ये 3H2 बन चुका है, 6 - 3 3, ठीक है। अब इसको भी ऐड करेंगे, जब इधर हमने एडिशन किया तो ये इक्वेशन मिली तो इधर भी ऐड करेंगे, तो इसको ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 6 9 क्या होता है 15, ठीक है, 15 हो गया, 5 1 6 4 10 और यहाँ पे 205 किलो जूल पर मोल आ गया। यानी कि आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये आपकी आ गई है अब H कैलकुलेटेड। ये भी देखो सेम इक्वेशन है, आप इन दोनों को मैच करो, सेम दिख रही है, बट एक अंतर है क्या, एक मिनट, यहां पे C6H14 हो गया ना, हाँ एक मिनट, कुछ गड़बड़ी कर दी है, नहीं ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे भी देखो बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की थी, अपने आप आ गई 3 मोल के लिए, और यहां पे बेंजीन की हाइड्रोजनेशन की अपने आप आ गई, हमें कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है हम उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू -205, यहां आ गई -357, आप बस वैल्यू डाल दो इसमें, यहां आपने क्या डाल दिया -357, यहां आपने डाला -205 और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। आपका आंसर जो आना चाहिए वो आ जाएगा आपका माइनस समथिंग 152 किलो जूल दिया हुआ इन्होंने, तो यही आ जाएगा, आप कैलकुलेट करके देख लेना, -152 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। सो ये हो गया आपका, इस टाइप का भी कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाला सवाल भी एकदम आसानी से आपने बना लिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अब क्या है ये चीज, बहुत टफ नहीं है, एकदम आसान सी चीज है, बट थोड़ा सा दिमाग लगेगा, आपको आइडेंटिफाई ढंग से पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल, थर्ड क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल, देखते हैं अब इसमें थर्ड क्वेश्चन ऑफ रेजोनेंस क्या कहता है रेजोनेंस एनर्जी का। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन इज डेल्टा H1, बहुत अच्छी बात है। फॉर साइक्लोहेक्सीन इट इज डेल्टा H2, अच्छा। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन बताना, और ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था, पहले तो ये नोट कर लेना है ना, फॉर्मूला क्या होता है रेजोनेंस एनर्जी का, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल एंड कैलकुलेटेड, तो यही मैंने वहां लिखा, एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड हमने कर दिया। अब हम देखते हैं कि भाई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या कौन सी है और कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी है। तो इसमें से आपको क्या दिख रहा है, ये जो वैल्यू दी हुई है बेंजीन को हाइड्रोजनेट करने की, यहां पे इन्होंने 1 मोल को हाइड्रोजनेट करने के लिए जो वैल्यू दी है वो क्या दी हुई है, डेल्टा H1 दिया हुआ है, 1 मोल के लिए या 3 मोल के लिए, अब ये सवाल उठता है। तो यहां एक्चुअली में इन्होंने 3 मोल्स के लिए है तो होगा, और ये बन गया, क्योंकि हाइड्रोजनेशन अगर कर रहे हैं तो कंप्लीट हाइड्रोजनेशन की हम बात कर दे रहे हैं, इन्होंने डेल्टा H1 दिया है, और यहां पे इन्होंने 1 मोल हाइड्रोजनेशन करके ही तो साइक्लोहेक्सेन बनाया, इसके लिए हमारा डेल्टा H2 है। तो ये जो वैल्यू आई है ये आपकी आ गई कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई कि भाई 1 बॉन्ड टूटता तो कितना होता, तो 3 बॉन्ड में कितना होना चाहिए। और मैंने पिछले सवाल में बताया क्या कि अगर साइक्लोहेक्सीन वाला ये डेटा दिया है तो इससे जब भी निकाल रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं उसको, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो अगर 1 मोल के लिए डेल्टा H2 है तो 3 अगर बॉन्ड्स होते हैं, बेंजीन होता तो यहां पे हमारे 3 लगाते, तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में हमारा यहां पे क्या आ जाता, 3 डेल्टा H2, इस इक्वेशन से हमारा ये मिल जाता, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा था और हमारा इससे जो निकला वो भी फिर एक्सपेरिमेंटल है। नाउ आपको मैंने इस फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट करने को बोला, वैल्यू पुट कर दो बस, तो आ जाएगा 3 डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, सिंपल, एक्सपेरिमेंटल माइनस कैलकुलेटेड, हो गया आंसर। देखो कई बुक्स में कैलकुलेटेड माइनस एक्सपेरिमेंटल लिखा रहता है, तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देखोगे तो आपको वही आंसर आता है, लेकिन थोड़ा सा वहां पे रिस्क रहता है। मैं फिर बोल रहा हूं, वो सब पचड़े मत पड़ना, जो मेथड मैं सिखा रहा हूं, सारे टीचर अलग अलग मेथड सिखा सकते हैं, मैं जो बता रहा हूं उससे आप सवाल को बनाओगे, सारे सवाल बनेंगे, बस उन चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट सवाल रेजोनेंस एनर्जी का, जो कि है 4th क्वेश्चन, देखते क्या है। तो चलिए बच्चों आ चुके हैं अब हम 4th पार्ट पे। 4th क्वेश्चन जो है, देखो एक बात बता दूं आपको मैं, बहुत से आप जगहों पे देखोगे, बुक्स में, चैनल्स पे, ऑनलाइन मटेरियल में, कि कुछ में कैलकुलेटेड माइनस जो रेजोनेंस एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें उल्टा भी लिख देते हैं कभी बार। तो अपने अपने मेथड है, कुछ बताते हैं कि उल्टा लिख के सॉल्व करो और माइनस साइन लगा दो, तो इस तरह से वो आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि ये वैल्यू डिसाइड करना आपके बुद्धि पे, किस सिचुएशन पे क्या लगाना है, क्योंकि कभी कभार लगता है कैलकुलेटेड वाला ही एक्सपेरिमेंटल था और कभी कभार लगता है यार ये तो
मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो उसमें कि यार ये क्या हो रहा है, कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वैल्यू समझ में आती कैसे रखें। तो आपको अपना लॉजिक लगाना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। अलग अलग सवाल में याद रखना, मतलब बदल सकते हैं। सो प्लीज उनको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना। ये मैं जानबूझ के आपको बता रहा हूं क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हो, और कोई चैनल पे आप वीडियो देख लोगे, कोई आप कहीं बुक में पढ़ लोगे, बुक में भी मैंने गलतियां देखी हैं बहुत ढेर सारी। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो ना, आप सिर्फ इसी रूल को फॉलो करो। आपको मेनली आंसर आना चाहिए, सवाल सही से बनना चाहिए। लॉजिक आपको मैं बिल्ड कर रहा हूं, और सिचुएशन बेस्ड लॉजिक यहां पे होता है, याद रखना। ये नहीं कि सारे सवाल में एक्सपेरिमेंटल एक ही तरीके से निकाल रहे हो या कैलकुलेटर एक ही तरीके से निकाल रहे हो। सवाल देख के बात करनी है, बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। तो भैया वैसे ही करना है यहाँ पे। चलो आपको बता देता हूं क्या हो रहा है एक्चुअली। अभी ये और ये स्ट्रक्चर दिए हैं, और ये नैप्थलीन है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, नैप्थलीन। अब नैप्थलीन आप लोग ऐसे ही बनाते हो, आप लोग, है ना, ये 2 रिंग बना देते हो फ्यूज करके, और ऐसे करके आप बना देते हो, ठीक है। ये नैप्थलीन है। और आपको ये जो है, जिसमें नैप्थलीन के हमने अगर सारे बॉन्ड हटा दिए, सिर्फ एक बॉन्ड छोड़ दिया, है ना, एक बॉन्ड मान लो यहां का छोड़ दिया, तो ये जो सब्सटेंस है हमारा, ये मॉलिक्यूल का जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दिया है वो x दिया हुआ है। और ये नैप्थलीन का जो, ये हाइब्रिड भी मान सकते हो अभी के लिए। देखो बुद्धि बुद्धि यहीं पे लगने वाली है। सर्किल बना दिया मतलब ये हाइब्रिड हो सकता है, ठीक है। अब देखो, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दी है y, इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन दी है x। हाइब्रिड हम बोल रहे हैं क्योंकि देखने पे लग रहा है, कभी कभार देखने पे भी जाना पड़ता है। तो यहां पे जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और यहां जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। क्या डालना है देखते हैं। आप बताओ, ये जो वैल्यू दी है, ये अगर एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए x है, तो नैप्थलीन में वैसे कितने बॉन्ड होते हैं, 5। तो 5 के लिए, पांच बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए कितना लगेगा, 5x हो जाएगा, है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। भाई एक बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने के लिए इतना, तो 5 के लिए कितना, 5x। तो चलो, यानी कि इसके लिए जो हमारा आया है 5x आया है। क्या आया है, अब ये क्या चीज है, क्या ये एक्सपेरिमेंटल है या कैलकुलेटेड? तो बच्चों ये कैलकुलेटेड हो गया यहां पे। पिछले केस में आपने बोला था कि भाई आप तो बता रहे थे एक्सपेरिमेंटल है। तो देखो होता क्या है कि यहां पे अगर ये रेजोनेंस हाइब्रिड आ गया है, तो आपको एक और फॉर्मूला भी तो था ना, कि एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड यहां पहले आता है माइनस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल आरएस। तो यहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड साक्षात मौजूद हो गया है, यानी कि यहां जो वैल्यू आएगी वो कैलकुलेटेड वाली आएगी। मतलब वो जो आप इस तरह से निकाल रहे हो कि क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड क्या है, वो यहां पे अब लग जाएगी। तो यहां पे 5x आएगा आपका, ये कैलकुलेटेड वाला हो गया कि भाई अगर इतने में इतना तो इतने में कितना, यूनिटरी मेथड कर रहे हैं हम यहां। तो ये 5x हो गया। और ये वैल्यू जो है आपको दे रखी है एक्सपेरिमेंटल, कितनी, y दे रखी है। देख लो यहां पे एकदम आप उल्टा ही हो गया कुछ। तो इसलिए बहुत केयरफुल रहना इस टाइप के सवाल में, कंफ्यूजन आएगा ही आएगा। इसलिए आप मेरा मेथड फॉलो करो, सिंपल है। बस कहां पे बस ध्यान रखना, जहां पे रेजोनेंस हाइब्रिड आ जाए वहां पे थोड़ा फॉर्मूला ट्विस्ट हो सकता है, बाकी सब जगह आंसर सही आएगा, ठीक है, मेरे मेथड से। और यहां पे आपने जब डाला क्या, y माइनस, तो यहां y डाल दो, यहां 5x आ जाएगा, आ गई रेजोनेंस एनर्जी। तो सिंपल सा सवाल आपको पूछा था, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ नैप्थलीन बताओ, निकाल लिया आपने। तो इस तरह से हमने देखा कि रेजोनेंस एनर्जी के सवाल कैसे करते हैं, कंफ्यूजन कहां कहां आता है। मैंने देखा बहुत से चैनल्स पे भी गलत सलत बता रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कुछ भी कर दो और नेगेटिव साइन लगा दो। भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, और सिचुएशन बेस्ड है ये रेजोनेंस एनर्जी। ये बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगा, सवाल लगा के आएगा, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना। कुछ बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड एक ही है, कुछ बोलते हैं कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड एक ही है। तो भाई इंग्लिश लैंग्वेज में जाओ तो कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड एक जैसा लग रहा है, लेकिन बुक्स में तो लिखा हुआ है या वेबसाइट्स में पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन, एक्सपेरिमेंटल और एक्सपेक्टेड सेम है। तो भाई क्या है असली सच्चाई, क्या है? तो सच्चाई आपको मैंने बता दी है पिछले लेक्चर में, और इस लेक्चर में भी मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी। प्लीज आप इसी को फॉलो करो, सवाल का आंसर आना ज्यादा जरूरी है, और सिचुएशन बेस्ड लॉजिक लगने वाला है यहां पे। तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूं आपको मजा आई होगी। मिलते हैं अगले पार्ट में, जो कि रेजोनेंस एनर्जी का नेक्स्ट एप्लीकेशन है, जहां पे हम
एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस या स्टेबिलिटी के ऊपर भी बात करने वाले हैं, फ्राइज रूल की भी बात करेंगे कैसे लगता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। शेयर कर दो इस वीडियो को, हाँ शेयर कर देना, सबका भला करो। चलो।